हम्म, हाँ तो आज अपन स्टार्ट करेंगे वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा क्या होता, इसको समझने के लिए आप लोगों ने जैसे क्लास 11th के अंदर 12th के अंदर फिजिक्स में क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा है। कोई भी चीज़ है जिसको आप नाप सकते, मेजर कर सकते हो, उसे आप क्या बोलते हैं? क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको आप? जैसे वजन है, वजन को आप नाप सकते हैं। तो मास क्या हो गई? एक ये क्या हो गई? एक क्वांटिटी हो गई। क्लियर है कि नहीं? आप डिस्टेंस नाप सकते, वो भी क्या हो गई? क्वांटिटी होगी। किसी भी चीज़ की आप स्पीड नाप सकते, वो भी क्या है? एक वेलोसिटी मेजर कर सकते, वो भी क्या है? एक्सीलरेशन भी क्या है? फोर्स को मेजर कर सकते, फोर्स क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट। लाइट को मेजर कर सकते, कितनी लाइट है, वो भी क्या हो गई? इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी। ये सब क्या है? सारी की सारी क्वांटिटी है क्या नहीं? और सारी क्वांटिटीज़ को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते? दो पार्ट्स में डिवाइड करते। क्लियर? एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या होता? वेक्टर क्वांटिटी। हमारी बात को अगर ध्यान से सुनोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं आएगा चैप्टर में। चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाएगा क्योंकि इसमें समझने का ज़्यादा रहेगा, डायरेक्टली और आंसर डायरेक्टली आ जाएंगे अपने आप को, मतलब क्वेश्चन क्लियर है, बेसिक आपके क्लियर है। बेसिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं ना। तो सबसे पहले अपन ने क्या समझा कि क्वांटिटी क्या होती, तो जिसको आप मेजर कर सकते हो उसे आप क्वांटिटी बोलते हैं। सारी की सारी क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी क्या होती? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं बॉयज? स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? ऐसी क्वांटिटी जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, उनको आप क्या बोलोगे? स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, उन्हें आप क्या बोलोगे? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? अब जैसे एग्जाम्पल, जैसे मास है, तो मास को मेजर करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ेगा मास कितना होगा। समझ में आ गई बात? तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा आपने बचपन में, है ना। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस मतलब आपने कितनी, आपने लेंथ कवर करी, है ना, कितना आप जो रास्ते पे चले, आप कितना चले, उसको क्या बोलते? डिस्टेंस बोलते, है ना। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी को क्या बोलते हैं अपन, है ना। डिस्टेंस हमारी कभी भी जीरो नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता, माइनस का भी हो सकता। जैसे अगर हम बात करें कि आपको अगर ए से बी जाना है, कहाँ जाना है आपको? ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट पे जाना है। क्लियर? तो आप ए से बी तक की दूरी है मान लो 5 किलोमीटर। कितनी है? 5 किलोमीटर। आप पहले ए से बी गए, आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? यहाँ पे हम लिख रहे हैं डिस्टेंस, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। जब आप ए से बी जाओगे तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? 5 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में पाथ तो सेम ही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। फिर आप क्या हुआ? आप ए से बी गए, वापस बी से वापस लौट के ए पे आ गए। आप पहले ए से बी गए और बी से वापस लौट के किस पे आ गए? ए पे आ गए। समझ में आ गई बात? जब आप ए से बी गए थे, आपने कितने चले? आप 5 किलोमीटर। और फिर बी से जब ए वापस आए तो फिर से 5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आप भाई पहले, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आपको ए से ए जा रहे हैं, ए से ए जा रहे हैं, तो ए से ए जाओगे, आपको जाने की जरूरत नहीं, आप तो पहले से ए पे हो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। मतलब अकॉर्डिंग टू फिजिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 किलोमीटर, क्योंकि आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? अब अगर मान लो एक और चीज़ देख लो, अगर आप जैसे वापस लौट गए, यहाँ पे एक पॉइंट है सी, यहाँ पे आ गए, मतलब पहले आप ए से गए बी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है मान लो 3 किलोमीटर। पहले आप गए ए से बी, क्लियर। और फिर आप बी से गए कहाँ पे? फिर से ए पे आए, और ए से कहाँ पे गए? सी पे गए। क्लियर? अब हम बात करें डिस्टेंस की, किसकी बात करें? कोई बात नहीं, जहाँ पे देखो, अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितने चले? पहले ए से बी गए थे, कितने चले? ए से बी गए तो 5 किलोमीटर, बी से ए गए तो फिर से 5, कितना हो गया? 10 किलोमीटर। और ए से सी तक गए तो 10 और 3 13। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पहले आप ए से बी गए थे, अगर हम इसको 0 मान लें
तो अगर यहाँ से गए थे तो पहले 5 किलोमीटर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वापस लौट के आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, और साइड जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, माइनस का, कितना हो गया, माइनस का 3 किलोमीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि डिस्टेंस पे डायरेक्शन का फ़र्क नहीं पड़ता है, डिस्टेंस पे क्या होता है, डायरेक्शन का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पर डायरेक्शन का फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या करता, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास एक डायरेक्शन भी है कि आप कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। एक और हम बहुत सिंपल एग्जांपल से बता रहे हैं, जैसे आपको ए से बी जाना, अब ए से बी जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। आप मान लो आप ए से बी गए, तो आप ए से बी ऐसे भी जा सकते, मान लो आप ऐसे चलेगा इधर से, क्लियर। आप यहाँ से ऐसे चलेगा, बहुत सारे रास्ते हो गए यहाँ पे जाने के। जैसे मान लो पहला रास्ता ये हो गया मान लो 5 किलोमीटर का, दूसरा वाला रास्ता हो गया मान लो 6 किलोमीटर का, ये और ज़्यादा बड़ा, ये कितना हो गया 7 किलोमीटर का। एक और है इस प्रकार से बहुत बड़ा रास्ता, यहाँ से मान लो ये हो गया कितने 15 किलोमीटर का। समझे क्या नहीं समझे। तो यहाँ पे जब आप ए से बी जाओगे तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, अगर इस रास्ते से जाओगे तो 5 किलोमीटर हो जाएगी, इस रास्ते से जाओगे 6 किलोमीटर हो जाएगी, इससे जाओगे 7 हो जाएगी, इससे जाओगे 15 हो जाएगी। तो डिस्टेंस उसके ऊपर डिपेंड करे, डिस्टेंस में डायरेक्शन से मतलब नहीं है, आप कितना चलिए वो डिस्टेंस है, किसी भी डायरेक्शन में चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा आपको सीधा जाना पड़ेगा, शॉर्टर डिस्टेंस होगी वो हमेशा यहाँ से लेकर मान लो ये कितनी है 4 किलोमीटर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 4 किलोमीटर, चेंज नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता, डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, इसका एक डायरेक्शन भी है कि ए से बी जा रहे हैं कि बी से ए आ रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली स्पीड और वेलोसिटी देख लो, क्या समझ लो, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब भाई डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली और साथ में वेलोसिटी क्या होता, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब जल्दी बताया, इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी, तो वेलोसिटी के पास भी क्या होता, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी है, कुछ भी है जिसको आप नाप सकते हो उसे अपन क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर है। सारी क्वांटिटी दो प्रकार की होती, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है उनको अपन क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। एंड द क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे उनको, जैसे फोर्स हो गया, क्या हो गया फोर्स। अब फोर्स भाई आपने फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया ये भी चाहिए अपन को, क्लियर है कि नहीं। तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन भी क्या हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी वेक्टर, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई डाउट किसी को, ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ से अपन को बेसिक बातें पता होने चाहिए, वैसे आपको पता होगा जहाँ तक आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, 11 में नहीं पढ़ा तो हमने समझा दिया। तो अपन ने समझ लिया कि बेसिक बातें कि स्केलर वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलती है। स्केलर से मतलब नहीं है, स्केलर तो केवल नंबर्स है, वेक्टर्स में बहुत सारा अपन को समझने की जरूरत है, और इसके लिए पूरा का पूरा 12th क्लास में एक चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन समझें कि वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर कुछ यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट दिए गए, ठीक है। कि एक बुक है, देखो यहाँ पे उन्होंने एक लाइन की एक डेफिनेशन दी। देखो इसको एनसीईआरटी बुक को आप लोग रीड करा करो, यहाँ पे जो बेसिक बेसिक टर्म दी होती है ना, कुछ हाईलाइटेड होते, तिरछे अक्षरों में लिखे होते हैं, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये बता रहे होते, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा अ लाइन विथ वन दीज, है ना, वन ऑफ दीज डायरेक्शन प्रिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड डायरेक्शन डायरेक्टेड लाइन। कोई भी एक लाइन है जिसके पास क्या है डायरेक्शन है, जिसके पास क्या है उसे अपन क्या बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। क्लियर हुआ, मतलब रे हो गई, क्या बोलेंगे इसको अपन डायरेक्टेड लाइन। ये जो पॉइंट होगा इसे क्या बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, ये क्या हो जाएगा इसका टर्मिनल या फिर फाइनल पॉइंट। क्लियर, बात नहीं करना। ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये क्या हो गया टर्मिनल पॉइंट। यहाँ से यहाँ तो शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं। और एक बात और सुनो ध्यान से, ये क्या है एक वेक्टर है, अपन वेक्टर को इस प्रकार से एक रे से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इसका इनिशियल पॉइंट क्या होता, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, क्या हो गया इसका फाइनल पॉइंट। एक बात और सुनो, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, लेंथ अपन को क्या देगी मैग्नीट्यूड देगी, लेंथ क्या देगी, और ये एरो का डायरेक्शन क्या देगा अपन को डायरेक्शन देगा। समझ में आ गई बात। तो अपन ने देखा कि सारी की सारी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, सारी की सारी क्वांटिटीज़ को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक क्वांटिटी है अपनी स्केलर और दूसरी क्वांटिटी क्या है
वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसको अपन एक लाइन एक रे से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन है। इसके पास क्या होता है? हैव ओनली मैग्नीट्यूड। इनके पास क्या है? दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास केवल क्या है भाई? मैग्नीट्यूड। उन्हें आप क्या बोलोगे? स्केलर क्वांटिटी। हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनके पास क्या है भाई? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। उन्हें आप क्या बोलोगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलोगे। वेक्टर क्वांटिटी को अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से, स्मॉल लेटर से, एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो आप एक लाइन है, आप यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, आप कहाँ से जा रहे हैं? ए से बी जा रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ है, इसको आप क्या बोलोगे? यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए बी क्या देगा अपन को? मैग्नीट्यूड देगा। क्लियर है? क्या देगा? मैग्नीट्यूड देगा। और इसका जो एरो का डायरेक्शन है, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ एरो क्या देगा अपन को? डायरेक्शन देगा। किसका? उस वेक्टर का। वेक्टर को आप लिखोगे कैसे? जैसे आप ए से बी जा रहे हैं तो क्या लिखोगे? इसके ऊपर ए बी, और इसके ऊपर लगा दोगे वेक्टर का साइन। क्लियर है कि नहीं? अगर हम इस ए बी वेक्टर को हम ए बोल दें तो इस ए के ऊपर भी क्या लगा देंगे? वेक्टर। तो हमेशा अपन क्या करते? इस प्रकार से वेक्टर के साइन का यूज करते। कोई डाउट किसी को? तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके ऊपर क्या लगाएंगे अपन? वेक्टर लगाएंगे। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, जैसे हमने बोला कि आपने फोर्स लगाया, ठीक है, तो फोर्स को अपन क्या लिख देंगे? एफ वेक्टर लिख दिया। अब कितना फोर्स लगाया? आपने लगाया फोर्स 10 न्यूटन का। किस डायरेक्शन में? ईस्ट में लगाया मान लो। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 10 न्यूटन। डायरेक्शन क्या हो गया? ईस्ट। समझ में आ गई बात? कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब इसके मैग्नीट्यूड को अपन कैसे लिखेंगे? अगर हम केवल एफ लिख दें, एफ का मतलब है केवल और केवल हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? केवल और केवल। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ वेक्टर लगाओ, इसके ऊपर हम क्या लगा दें? मॉड लगा दें। मॉड का मतलब भी क्या होता? मैग्नीट्यूड। क्लियर है? आपने किसी भी वेक्टर में आगे मॉड लगा दिए तो मॉड का मतलब भी क्या है? मैग्नीट्यूड। हम जो बेसिक बातें बता रहे हैं ना, ध्यान से सुन लेना, ये सब यूज होंगी आगे चल के। वहाँ पे फिर कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पे मॉड लगा, इसका क्या मतलब है? आपने केवल एफ लिख दिया, इसका क्या मतलब? हम एफ लिख दें चाहे इसके आगे मॉड्यूलस लगा दें, मतलब केवल मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर डायरेक्शन नहीं लिखेंगे। डायरेक्शन लिखना होगा तो अपन इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे, फिर यहाँ पर डायरेक्शन भी लिखेंगे। कोई डाउट? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है केवल। या तो देखो मैग्नीट्यूड लिखना तो या तो केवल एफ लिख दो, या फिर वेक्टर लगा रहे तो तुम्हें मॉड लगाना पड़ेगा। नहीं, मॉड लगा दी ना तो केवल मैग्नीट्यूड हो गया। अगर केवल एफ के ऊपर वेक्टर लिखा मतलब मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। आपने मॉड लगा दिया तो क्या हो जाए? केवल मैग्नीट्यूड। और इसको अपन क्या बोल सकते? केवल एफ भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? केवल एफ लिखा तो उसका मतलब भी मैग्नीट्यूड है, एफ वेक्टर के ऊपर मॉड लगा इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड है। एफ मॉड क्यों होगा? नहीं होगा। या तो एफ होगा या फिर एफ वेक्टर के ऊपर मॉड्यूलस लगा होगा। समझ में आ गई बात? सभी को इतनी बात क्लियर है? ठीक है। और देखो क्या लिखा बुक के अंदर, अपन बुक से भी थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गई। अपनी डेफिनेशन देखो यहाँ पे, वेक्टर की डेफिनेशन लिखी हुई है बिहाली जो हमने आपको बताई कि अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। एक ऐसी क्वांटिटी इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, उसे आप क्या बोलोगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलोगे। एक बात हमारी ध्यान से सुनो, नोट्स बनाना है इस वाले चैप्टर के, और इसमें आपको सब चीज़ें लिखना है कि भाई क्वांटिटी क्या होती। ठीक है, जो जो यहाँ पे बुक के अंदर भी आप हाईलाइट कर लेना, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। बुक के पेज को रीड करोगे बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी। डायरेक्टेड लाइन के पीछे डेफिनेशन लिखी थी, यहाँ पे किसकी डेफिनेशन लिखी? वेक्टर, तो इसी में से लिख लो। ठीक है ना? देखो आगे लिखा भी है, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज अ वेक्टर। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके पास डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते? ए बी के ऊपर वेक्टर लगा दिया, ए बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते। और कोई भी ए है इसके ऊपर लगा दो वेक्टर, या फिर केवल और केवल क्या लिख दो? ए बी वेक्टर, या फिर केवल क्या लिख दो? वेक्टर है। ठीक है, इन सब का मतलब एक ही है कि यहाँ पे अपन वेक्टर की बात कर रहे हैं। क्लियर? रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। ठीक है ना? द पॉइंट ए फ्रॉम वेयर द वेक्टर ए बी स्टार्ट, सारी डेफिनेशन लिखना है ये कॉपी में। द पॉइंट ए वेयर द वेक्टर ए बी, जैसे मान लो ए बी वेक्टर है ये, तो वो जो पॉइंट ए है ना जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट, अभी हाल ही बताया हमने। एंड द पॉइंट बी वेयर इट एंड्स, और जहां पे ये एंड होता उसे क्या बोलते हैं अपन? टर्मिनल पॉइंट, फाइनल भी बोल सकते। क्लियर? द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर,
इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर की जो बीच की दूरी है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बीच की दूरी है ना, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच की जो दूरी है उसे क्या बोलेंगे अपन, मैग्नीट्यूड बोलेंगे या फिर लेंथ ऑफ द वेक्टर बोलेंगे, वेक्टर की लेंथ इतनी है। डेनोटेड एज, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी है तो ए बी के ऊपर वेक्टर लगा दो, मॉड लगा दो, समझ जाना मैग्नीट्यूड है या फिर लेंथ है उसकी, या फिर ए वेक्टर है उसकी वजह से मॉड्यूलस लगाओ, या फिर अकेला ए लिखाओ। इन सब का मतलब क्या होता है, देखो जो जो बोला सब कुछ लिखा हुआ है, तो इन सबको आपको लिखना है कॉपी के अंदर, ठीक है। कॉपी के अंदर लिखोगे तो पेपर के टाइम पे जल्दी रिवाइज कर लोगे आप इसको, और कंसेप्ट भूलोगे नहीं, क्योंकि अगर डायरेक्टली क्वेश्चन लगाना शुरू कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा कैसे करा कहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक पहले क्लियर करना जरूरी है। यहाँ पे देखो क्या लिखा, द एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, पूरी लाइन लिखना है, यहाँ से सब कुछ लिखना है, यहाँ से सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ना, सब कुछ कॉपी में ऐसे लाइन बाय लाइन लिख देना जो जो दिया गया, क्लियर। ठीक है। सिंस द लेंथ इज नेवर नेगेटिव, ठीक है, लेंथ कभी भी वेक्टर की नेगेटिव, किसी भी चीज़ की लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे इसलिए अपन क्या लगाते हैं, हमेशा जो मॉड्यूलस है ना, अगर ये 0 से छोटा है तो उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्लियर। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अपन को समझना है कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्या समझना अपन को, टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसके लिए अपन को थोड़ी सी 3D की नॉलेज होनी चाहिए, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की नॉलेज अपन को होनी चाहिए, क्लियर है। अब ध्यान से सुनो सभी लोग, जैसे मान लो ये होती थी अपनी पहले अपने पास एक्स एक्सिस, ये क्या होती थी, और ये जो अपन ज्योमेट्री पढ़ते थे एक्स एक्सिस वाली और वाई एक्सिस वाली, ये क्या थी, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री थी, जिसको अपन कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। ये क्या थी, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री थी, यहाँ पे अपना सेंटर ओ होता था, है ना, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अब अपन को यहाँ पे समझना है 3 डायमेंशन, क्योंकि अपन वेक्टर की बात करेंगे 3D के अंदर, 2D के अंदर भी कर सकते, क्लियर है। अब यहाँ पे एक एक्सिस और हो जाती, देखो हमेशा तीनों एक्सिस आपस में क्या होती, परपेंडिकुलर होती। जैसे मान लो एक एक्सिस ये हो गई अपनी बाई एक्सिस, ये हो गई क्या एक्स एक्सिस, तो जेड एक्सिस यहाँ पे होगी इधर ऐसी, 3D में देखोगे तो ऐसी, ये होगी अपनी एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, और ये क्या है जेड एक्सिस, तीनों आपस में क्या है, देखो परपेंडिकुलर है। एक्स और वाई के बीच में भी कितने डिग्री एंगल है, 90 का, इनके बीच में भी देख लो 90 का, इनके बीच में भी देख लो 90 का, क्लियर है। तो तीनों एक्सिस के बीच में हमेशा एंगल कितने का होगा, 90 का। लेकिन अब अपन ये जो प्लान होती है, जो अपनी कॉपी होती है, उसके ऊपर अपन 2D में ही फिगर बनाते, ठीक है। तो ये जो फिगर बनेगा इसको अपन या तो लाइन को ऐसा बना दो तीसरी वाली जेड एक्सिस को, या फिर ऐसा बना दो, कहीं पे आपको ऐसा लिखा मिलेगा, मतलब वही है कि हैं तीनों आपस में परपेंडिकुलर, समझ में आ गई बात, ठीक है भाई। तो हम लेकिन ऐसा बनाएंगे, कोई डाउट किसी को, ठीक है। अब एक और बात ध्यान से सुनो, जब हम बात करते थे 2D की, जो अपने क्लास 10 में पढ़ा था 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, वहाँ पे अपन को किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी पॉइंट P पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि 2 एक्सिस थी, तो जो कोऑर्डिनेट होता था उसके अंदर 2 पॉइंट होते थे, एक्स और वाई की, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होता था कि नहीं, क्योंकि 2 एक्सिस थी। अब यहाँ पे कितनी एक्सिस, ये बनता था ऑर्डर्ड पेयर, क्या बनता था। अब यहाँ पे क्या है भाई, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, क्या बनेगा, यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों चीज़ें होंगी, एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, और जेड की वैल्यू कितनी है, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई बात सबको। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, पेयर होता 2 का, ट्रिपलेट होता 3 का। तो यहाँ पे एक ऑर्डर के अंदर है ना, पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वाई की, तीसरी जेड की, समझ में आ गई बात। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। सभी को इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, ये क्या है, अभी नहीं है, इसका अपन को पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अगर अपन किसी भी वेक्टर को इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में अपनी वेक्टर बना दे, कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन ने किससे मिला दिया, और अपन ने एक वेक्टर बना दिया, ठीक है। एक P पॉइंट था, P पॉइंट को अपन ने सेंटर से मिला दिया, और ये OP था, ये क्या था O, तो ये क्या बन गया, OP वेक्टर, क्या बन गया, ये बन गया OP वेक्टर। इस OP वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर, क्या बोलेंगे। अगर अपन किसी भी पॉइंट की पोजीशन को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताते हैं, अगर अपन किसी भी पॉइंट की पोजीशन को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताते हैं, ठीक है ना, अगर अपन किसी भी पॉइंट की पोजीशन को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बता रहे कि ओरिजिन से ये किस डायरेक्शन में है, तो इस वेक्टर, ये जो वेक्टर बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। हम बेसिक बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको अपन,
पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अगर अपन किसी भी पॉइंट की पोजीशन को 3D के अंदर या फिर 2D के अंदर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताएंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। अब एक पॉइंट P था, P को आपने O से मिला दिया, वेक्टर क्या बन गया, OP। तो ये जो OP वेक्टर है दिस इज पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे OP वेक्टर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। अब इसके यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, बात नहीं करो अरसलान, अभय बात नहीं करो, ऐसे बैठो सीधे। OP की जो लेंथ है इसको अगर हम R बोल दें तो इस वेक्टर को अपन क्या बोल सकते हैं, R वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। R वेक्टर मतलब ये पोजीशन वेक्टर हो गया। सभी को इतनी बात क्लियर है, सभी को इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे जो OP वेक्टर है, OP वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, अभी हम निकालना भी सिखाएंगे, पोजीशन वेक्टर। अब इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ का मतलब क्या होता है, अपन जैसे आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना, क्या निकालना आपको, OP वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना, या फिर इसको ऐसे देख लो, R वेक्टर का जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड निकालना, या फिर इसको अपन R भी लिख सकते हैं केवल अकेला, इसको अपन केवल अकेला OP भी लिख सकते हैं, चारों चीज़ें लिख सकते हैं ना। इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, सबका मतलब सेम है। हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लो आपको OP वेक्टर या फिर R वेक्टर की आपको वैल्यू निकालनी है, किसके बराबर होगी। सबसे पहले ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन, इसके पॉइंट होंगे 0, 0, 0। ये पॉइंट है x, y, z। आप क्लास 10th की बात याद करो, वहाँ पे होता था डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता था, डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता था, अगर आपको कोई भी दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, फार्मूला क्या होता था, रूट के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वहाँ पे केवल और केवल x एक्सिस थी और y एक्सिस थी, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है, z एक्सिस भी है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसकी लेंथ निकाल लो, इस वेक्टर की लेंथ, इस लाइन की लेंथ को ही तो अपन मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अभी बताया था ना हमने कि लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे ध्यान से, कहाँ गया, लेंथ ऑफ ए बी। इस ए बी की आप लेंथ निकालोगे, इसी को आप क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड बोलोगे। और मैग्नीट्यूड को अपन ए बी इस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट करते। क्लियर हुआ कि नहीं, तो समझो इसको ध्यान से। तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब आपको O से P तक की दूरी निकालना, कैसे निकालोगे, इस पॉइंट को मान लो x1 y1 z1, ये हो गया अपना x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2, फॉर्मूला लगा दो। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला हो जाएगा भाई x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में z माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन को किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बन गया, x माइनस 0 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। तो किसी भी पोजीशन वेक्टर का अपन इस वाले फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गई बात। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का, ओपी वेक्टर का या फिर आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। क्लियर है, ये फॉर्मूला बन गया। तो ये आपको आने चाहिए, हर क्वेश्चन में यूज होगा, सब जगह निकालना पड़ेगा आपको ये मैग्नीट्यूड है। स्क्वायर कहाँ है, स्क्वायर कैसे कॉमन आ जाएगा, प्लस में है, फॉर्मूला बनना, कोई फॉर्मूला बनना होता। क्या आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते, नहीं लिख सकते ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होता कि नहीं होता। तो ये अगर इक्वल नहीं है तो भाई स्क्वायर कैसे कॉमन ले लोगे, ऐसे स्क्वायर थोड़ी कॉमन ले सकते अपन। थोड़ी बेसिक सी मैथमेटिक्स का यूज करो जो आपने पढ़ी है बचपन से। इतनी बात सभी को क्लियर है, बात नहीं, इतनी बात सभी को क्लियर है। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अपन ने समझ लिया कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसके आप मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करोगे। बॉयज क्या समझ लिया कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसके आप मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करोगे। तो अपन ने जी फॉर्मूला देख लिया, ओपी वेक्टर क्या होता है, रूट के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर है, या फिर ऐसा समझ लो कि द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट, जॉइनिंग एनी पॉइंट टू द ओरिजिन। क्लियर है, एक ऐसा वेक्टर जो कि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो उस पॉइंट के जो वेक्टर होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। क्लियर, ओपी वेक्टर को क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। ठीक है भाई, तो पोजीशन वेक्टर क्लियर हो गया। अब अपन को सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इस वाले चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगले चैप्टर का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझा देंगे आपको हम। क्लियर, अपन को समझना है डायरेक्शन कोसाइन। क्या समझना,
डायरेक्शन कोसाइन। तो भाई डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, ठीक है, अब इसको हम बता रहे हैं आप लोगों को। अब डायरेक्शन कोसाइन बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे मान लो ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, क्या है भाई, ये क्या है वाई एक्सिस, और ये क्या है जेड एक्सिस, ठीक है। ध्यान से समझना क्योंकि सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा अभी जब तक हम पढ़ा रहे हैं। अभी कम से कम 1 घंटे बाद में आप रिवाइज कर लेना, फिर तो हो जाएगा जब मतलब प्रैक्टिस करोगे तो। अभी लेकिन याद रखना, चीज़ें भूलना नहीं, ठीक है। अभी हाल ही हमने आपको बताया था पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो जैसे मान लो कोई भी पॉइंट P है, x, y, z, क्लियर। इसका आपने पोजीशन वेक्टर निकाला, क्या आया OP वेक्टर, जिसको हमने बोल दिया r। क्या बोल दिया इसके मैग्नीट्यूड को, r, क्लियर। ये है ओरिजिन, ये क्या है। अब कोई भी पोजीशन वेक्टर, ध्यान से सुनना मेरी बात को ध्यान से, कोई भी पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, सारी एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते, क्लियर। उन्हें अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं, जैसे मान लो OP है, OP ने एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया, अल्फा डिग्री का। जो एंगल बनेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, अल्फा। इस वाले वेक्टर ने, OP वेक्टर ने बाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया, इसको अपन क्या बोलेंगे, बीटा। और इसने जेड एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया, इसको अपन क्या बोलेंगे, गामा। क्लियर है कि नहीं, आगे ना बात समझ में। तो अल्फा बीटा गामा ये 3 एंगल हैं, और ये जो अल्फा बीटा और गामा ये जो एंगल हैं, इन एंगल को अपन बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं भाई, डायरेक्शन एंगल। वो जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाता है, उन एंगल्स को अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। क्लियर। अब अगर हम इन्हीं एंगल्स के क्या निकाल दें, कॉस निकाल दें, क्लियर है कि नहीं। अगर हम अल्फा का निकाल लें कॉस अल्फा, क्या निकाल लें, कॉस अल्फा। हम बीटा का क्या निकाल लें, कॉस बीटा। गामा का क्या निकाल लें, कॉस गामा। क्लियर है। तो ये जो कोसाइन है, कॉस मतलब क्या होता है, कोसाइन। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन एंगल थे, इनके अपन ने कॉस निकाल दिए, तो इनको अपन क्या बोल देते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोल देते हैं इनको अपन, डायरेक्शन कोसाइन बोल देते। कोई डाउट है क्या किसी को, क्या किसी को कोई डाउट है। और इन्हीं डायरेक्शन कोसाइन को अपन रिप्रेजेंट किससे करते, इन्हीं डायरेक्शन कोसाइन को अपन जो कॉस अल्फा होता है इसको अपन L से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस बीटा होता है इसको अपन M से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉस गामा को अपन किससे रिप्रेजेंट करते, N से रिप्रेजेंट करते। कोई डाउट किसी को। तो L M N क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब इसका निकालने का एक और तरीका है। हमेशा आपको एंगल पता नहीं होंगे कि भाई अल्फा कितना है, बीटा कितना है, गामा कितना है। उसके लिए अपन समझ लो, ध्यान से सुनना सभी लोग। मान लो ये है OP वेक्टर। अगर हम एक्स एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं तो इस जो परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल बन गया, ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे देखो ये है अल्फा, है अल्फा का नहीं। और यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सिस कितनी एक वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू कितनी है एक्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आर। तो अगर हम कॉस थीटा निकालें, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्राइंगल के अंदर बेस कौन है, अल्फा के बगल वाली साइड बेस और 90 के सामने वाली हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर। तो जो कॉस अल्फा है, ध्यान से सुनना, ये जो कॉस अल्फा ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है, आर जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड। समझ में आ गई बात। मतलब OP वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर की बात हो रही है। कोई डाउट है क्या किसी को, सभी को इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। ध्यान से सुनना सारी बातों को, हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आपको याद रहे। क्लियर, क्लियर। तो अपन ने समझ लिया कि अल्फा बीटा गामा कोई भी पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा डिग्री का एंगल बनाता है, अल्फा बीटा गामा का एंगल बनाता। इन एंगल्स को अपन बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। इन्हीं एंगल्स के अगर हम कोसाइन निकाल लें तो उनको अपन बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। फॉर्मूला अगर निकालने की कोशिश करें तो L मतलब कॉस अल्फा, और अल्फा एंगल बनना एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू एक्स है, और रिजल्टेंट कितना है इसका, हाइपोटेनस क्या है भाई। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन आर। सिमिलरली कॉस बीटा क्या हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल में देख लो, देख लो यहाँ पे ये है बीटा, बीटा के बगल वाली साइड बेस, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू कितनी है भाई
है कि नहीं भाई, कि नहीं, बताओ भाई। तो ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो बेस देखो ये 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, इस ट्राइंगल को देखो ना, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या हो गई आर, और यहाँ पे बेस क्या हो गया बाई, तो क्या आ जाएगा बाई अपॉन आर। सिमिलरली एन क्या हो जाएगा जेड अपॉन में आर। कोई डाउट है किसी को, क्लियर। तो यहाँ से अपन ने समझ लिया, अपन ने फॉर्मूले देख लिए कि ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन एक्स अपॉन आर, बाई अपॉन आर और जेड अपॉन आर। क्या सभी को इतनी बात क्लियर, क्या सभी को इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से अपन को एक और टॉपिक समझना है जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको अपन, डायरेक्शन रेशियो। कि भाई डायरेक्शन रेशियो अपन किसको बोलेंगे, तो ध्यान से सुनना। ये जो एक्स बाई जेड लिखे ना, एक्स बाई जेड लिखे, क्लियर। एक्स को बोलेंगे अपन ए, बाई को बोलेंगे अपन बी, और जेड को क्या बोल देते हैं अपन सी। इन्हीं को क्या बोलते हैं भाई डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलते हैं इनको अपन, अब भाई इनको रेशियोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेशियोज, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से x की वैल्यू निकालो, x इक्वल टू क्या आएगा, एल और आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल आर बनेगा कि नहीं बनेगा फॉर्मूला। यहां से बाई की वैल्यू निकालो, m इक्वल टू बाई अपॉन आर है, तो आर जाएगा मल्टीप्लाई में तो एम आर हो जाएगा, तो बाई इक्वल टू क्या हो गया एम आर। सिमिलरली z इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आर। क्लियर है। तो x बाई जेड की वैल्यू मिल गई, इन्हीं x बाई जेड को अपन a b और c बोल देंगे, और ये जो ए बी सी हैं, ये जो ए बी सी हैं, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको अपन, वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मिल गया भाई। दो तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू कितना है अपना एल आर, बी इक्वल टू कितना है एम आर, और सी इक्वल टू कितना है एन आर। समझ में आ गई बात। इनको क्या बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको अपन, सेम टॉपिक अगले वाले चैप्टर में भी है, 3D के अंदर, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन सब पढ़ना उसके अंदर अपन को, वही है क्योंकि वेक्टर ही है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी, ठीक है भाई। तो एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड को ए बी सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सुनो यहाँ पे ध्यान से, हेलो तो जो एक्स वाई जेड है इनको अपन क्या बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज, ए बी सी को भी डायरेक्शन रेशियो, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी एल आर एम आर एन आर। अब तुम्हें कोई भी पॉइंट दिया गया, पॉइंट को देख के डायरेक्शन रेशियो बता दोगे। ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा एक्स बाई जेड। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। तो अपन को डायरेक्शन रेशियो समझ में आ गया कि भैया एक्स बाई जेड को अपन क्या बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। क्लियर है भाई कि नहीं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट समझ लो हमेशा के लिए। नोट, हमेशा एल स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता वन, ये हमेशा होता। बट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर ये वन के बराबर नहीं होता। क्लियर है कि नहीं। तो ये बात याद करना कि अगर अपन एल को एम को एन को इनको आप प्लस करोगे, सबको सब कुछ रेशियो है, प्लस करने पे 100% क्या आएगा वन आएगा। क्लियर है। वैल्यूज निकाल लेंगे अभी अपन, किसी भी कोई भी अपन वेक्टर ले लेंगे उसकी वैल्यूज निकाल लेंगे, हमेशा वन के बराबर आएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। लेकिन अगर आप सोचो कि इनकी वैल्यू प्लस करके बना रहे तो ये वन नहीं आता। मतलब डायरेक्शन रेशियोज को सम स्क्वायर के, मतलब डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर को सम करने पे वन नहीं आता। डायरेक्शन कोसाइन जो है ना एल एम एन, डायरेक्शन कोसाइन क्या है एल एम एन। तो जो एल एम एन के स्क्वायर को सम कर दो, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर को सम कर दो, तो हमेशा क्या आएगा बनाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मतलब ये जो है ना इनको सम करने पे वन, एक्स बाई जेड तो ए ही है ना, एक्स बाई जेड मतलब ए बी सी। क्लियर है कि नहीं। तो सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, हम कुछ भी अलग से अपने मन से नहीं बता रहे, ठीक है। बुक को एक बार आपको रीड करना है, सारी चीजें लिख लेना। देखो डायरेक्शन कोसाइन हो गए अपने, देखो सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार हम इसमें से पढ़ के बता रहे हैं आपको ताकि आप लोग लिख लेना इसको, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, वो कह रहे हैं मान लो, हाँ बॉयज ध्यान, रितेश यहाँ पे समझो। कंसीडर द पोजीशन वेक्टर, एक पोजीशन वेक्टर है ओपी है ना, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई जेड हो गया, एंगल अल्फा बीटा गामा मेड बाय द वेक्टर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स बाई जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ वो जो वेक्टर एंगल बनाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे अल्फा बीटा गामा एंड रेस्पेक्टिवली आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल। इन एंगल्स को क्या बोलेंगे अपन डायरेक्शन एंगल। डेफिनेशन लिखी हुई है डायरेक्शन एंगल की, लिखना है इनको, याद करना। द कोसाइन वैल्यू ऑफ दीज एंगल, वो जो अल्फा बीटा गामा है इनके कोसाइन वैल्यू निकाल लो, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इनको क्या बोलते हैं अपन डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं
डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। इनको अपन एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है भाई। आगे सुनो, अगर आप वैल्यूज निकालोगे तो कॉस अल्फा किसके बराबर आएगा, एक्स अपॉन आर के बराबर आएगा। अभी बताया कैसे आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे बताते हो तो आता नहीं तुम लोग समझ में, इसलिए अलग से पहले बताना जरूरी है। तो कॉस अल्फा क्या आता, एक्स अपॉन आर, निकाल के दिखाया था। कॉस बीटा क्या आता, बाई अपॉन आर, और कॉस गामा क्या आता, जेड अपॉन आर। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो है ना। अगर अपन एक्स की, वाई की, जेड की वैल्यू निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एल आर एम आर एन आर। ये थे ना एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड की वैल्यू जी तो आएगी, आएगी क्या नहीं। इन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे। द नंबर्स एल आर एम आर एन आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन कार्ड डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड को ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देख लिया अपन। अब अपन को समझना है टाइप्स ऑफ वेक्टर। इनकी डेफिनेशन पेपर में एक एक नंबर में पूछी जाएंगी कि व्हाट इज जीरो वेक्टर, है ना, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, ठीक है, व्हाट इज को इनिशियल वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर, ठीक है, इक्वल वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर। तो ये कुछ वेक्टर्स के टाइप है जो कि अपन को पता होने चाहिए। जो बुक में दिए गए हम केवल वही बता रहे, होते तो और भी हैं, ठीक है भाई। सबसे पहला देखा अपन ने जीरो वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पे है। ये बना दिया हमने, ये बना दिया। अब ये जो वेक्टर है इसका इनिशियल पॉइंट भी यहीं पे है, फाइनल पॉइंट भी यहीं पे है, और ऐसा समझ लो कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो उस वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे। अब उसका डायरेक्शन कहीं पे भी हो सकता। अगर उसका थोड़ा बहुत कुछ मैग्नीट्यूड होता तो अपन बता पाते कि भाई इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड, उस डायरेक्शन, तो अपन डायरेक्शन ही बता पाते, तो इसका डायरेक्शन भी क्या होता, सब जगह इसका डायरेक्शन हो जाएगा। डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है इसके पास, ठीक है। तो अब वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड, मतलब जिसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, एक के ऊपर एक आ जाए, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं जीरो वेक्टर। इसको अपन नल वेक्टर भी बोलते हैं। इसको अपन जीरो के ऊपर वेक्टर लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। अल्टरनेटिवली अदरवाइज नहीं, हाँ, जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड अ डेफिनेट डायरेक्शन। क्लियर, इसके पास कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, एंड इट है जीरो मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता, जीरो होता। और अल्टरनेटिवली अदरवाइज इट मे बी रिगार्डेड एज हैविंग एनी डायरेक्शन, और ऐसा भी बोल सकते कि इसके पास कोई भी डायरेक्शन हो सकता, ठीक है। द वेक्टर ए बी बी, जैसे ए और ए, अब ए और ए इनिशियल पॉइंट भी है, फाइनल पॉइंट भी है, बी भी लिख दिया हमने। यहाँ पे क्या है, इनिशियल पॉइंट भी है और फाइनल पॉइंट भी क्या है, बी। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। अब बात करेंगे अपन यूनिट वेक्टर, किसकी बात करेंगे, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे अपन क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। एक ऐसा वेक्टर जिसका यूनिट क्या हो, 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसे क्या बोलेंगे। कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लो आपने ए बी वेक्टर ले लिया, अगर उसकी लेंथ 1 यूनिट है, कितनी है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है भाई। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे मान लो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा इसका, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे अपन, ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अब यूनिट वेक्टर के बारे में हम कुछ बातें बताना चाहेंगे आप लोगों को। सबसे पहला यूनिट वेक्टर ए, ये है अपना कोई वेक्टर, इस वेक्टर का अपन यूनिट निकालना, क्या निकालना, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। ए वेक्टर का आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे भाई, ए कैप से रिप्रेजेंट करोगे। कैसे निकालें यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बंद कर दो। अगर आप किसी भी, सुनो यहाँ पर ध्यान से, अगर आप किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बंद करने में एलिजिबल हो तो आराम से कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे मान लो हमने लिख दिया 10 न्यूटन ईस्ट, ठीक है भाई, फोर्स है, कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। अगर हम इसके फोर्स को, अगर हम फोर्स को 10 से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, 10 न्यूटन क्या था इसका, मैग्नीट्यूड था ना। अगर अपन किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, एफ वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन था, आपने 10 न्यूटन से डिवाइड कर दिया, क्या बचा, 10 न्यूटन तक कितना बच जाएगा, 1 न्यूटन, और क्या बचा, अब ये जो फोर्स था, अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब इसके ऊपर क्या लगा दोगे, कैप। कैसे निकाला आपने, तो यूनिट वेक्टर निकालने का अपन को फॉर्मूला मिला कि अगर अपन को ए कैप निकालना है तो जिस भी वेक्टर का अपन को यूनिट वेक्टर निकालना है उसके अगर अपन मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा अपन को,
अगर किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड कट जाएगा, बन आ जाएगा मैग्नीट्यूड, और वो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। बोलो क्या डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वहाँ पे, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा अपना यूनिट वेक्टर हो गया। क्या हो गया भाई अपना यूनिट वेक्टर हो गया। अब इसको अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए वेक्टर अपॉन में, अब देखो मैग्नीट्यूड को अपन वेक्टर के ऊपर अपन मैग्नीट्यूड मॉड लगा दो, मतलब मैग्नीट्यूड। अगर हम अकेला ए भी लिख दें इसका मतलब भी क्या है, और ए अगर जैसे हमारा ऐसा लिखा कि जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाती है रूट के एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है, वो तो अपन वैसे भी निकाल के लिखेंगे। क्लियर है, बता दिया हमने, समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। फायदा क्या है इसका, यूनिट वेक्टर निकालने का अपन को फायदा क्या है, तो इसका जो बेनिफिट है, बेनिफिट ये है कि अपन अगर यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो उससे अपन को क्या मिलता है, केवल और केवल डायरेक्शन मिलता है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ से अपन को डायरेक्शन किसी भी वेक्टर का केवल आपको डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए। क्लियर, हमने आपसे बोला कि जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा उसी डायरेक्शन में मूव करने लगो, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ये वाला पेन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपको इस पेन को मूव कराना, मतलब जिस जो इसका डायरेक्शन है इस वाले पेन का डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इस वाले वेक्टर का, इस वाले पेन है इस वाले वेक्टर का अपन क्या निकाल लेंगे, केवल यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, तो डायरेक्शन मिल जाएगा, और यूनिट वेक्टर से इसके मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई ये भी सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करने लगेगा। क्लियर है, ये तो फिजिक्स की बात हो गई। अगर अपन मैथमेटिक्स के अंदर देखें तो सिंपल सी बात है, अगर अपन को किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करते हैं भाई, डायरेक्शन पता करना है तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे। और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, यूनिट वेक्टर निकालने का अपने पास तरीका क्या है कि उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करो तो क्या मिल जाएगा अपन को, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है। अब कुछ कंपोनेंट्स होते जैसे एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस, तीन डायरेक्शन तो फिक्स है ना अपने, देख जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीन डायरेक्शन फिक्स हैं। क्लियर है, ठीक है, तीन डायरेक्शन फिक्स हैं। अब अगर हम बात करेंगे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है उसको अपन आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से। वाई एक्सिस बीच में उसे अपन किससे करेंगे, जे कैप से, और जेड एक्स इसको किससे करेंगे, के कैप से। तो आई जे के क्या है, कंपोनेंट है, इनको अपन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर है, तो आई जे के क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, किसके, आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के लिए। क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट किसी को। अब एक बात और समझो बॉयज, बहुत कुछ है यहाँ पे, यहाँ ये बेसिक है पूरा पूरा, ABCD समझ में नहीं आएगी, आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। हम इसलिए बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, कल से स्पीड बढ़ जाएगी हमारी, 2 या 3 दिन में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पे P वेक्टर है, एक P पॉइंट है, इसका आपने निकाल दिया पोजीशन वेक्टर। पॉइंट्स क्या हैं P पॉइंट के, x, y, z। तो अभी अपन क्या लिखते थे, अभी हम लिखते थे OP वेक्टर। OP वेक्टर क्या था, पोजीशन वेक्टर, क्या था। अब पोजीशन वेक्टर लिखने का यहाँ से आपको तरीका मिलेगा, ठीक है। अब है OP वेक्टर ये हो गया अपना P वेक्टर, इसको बोल दिया हमने R वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, एक्स वाई जेड है, मतलब एक्स एक्सिस पे मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड एक्स हो गया, वाई एक्सिस पे कितना मैग्नीट्यूड है वाई, और जेड एक्सिस पे कितना है जेड। पॉइंट मिल गया आपको। तो अपन क्या लिखेंगे, एक्स प्लस में वाई है ना, प्लस में जेड, मैग्नीट्यूड लिख गया। अब डायरेक्शन लिखना अपन को, क्योंकि वेक्टर है, तो एक्स का डायरेक्शन कौन देता, आई कैप, वाई का डायरेक्शन कौन देता, जे कैप के, और जेड का डायरेक्शन कौन देता, के कैप। तो इस प्रकार से अपन किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, आई जे के फॉर्म में। हमने आपको एक पॉइंट लिख दिया, मान लो हम इसकी जगह पे लिख दें 2, 4 और -2। क्लियर, 2, 4 और -3 लिख दिया मान लो। क्लियर, तो इसको आप पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, OP वेक्टर हो जाएगा हमारा। एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 2i, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 4j, और माइनस में 3
के कैप। तो इस प्रकार से अपन किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं। इससे आप पॉइंट भी बना सकते हैं। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4 और जेड की वैल्यू -3 और एक्स वाई जेड की वैल्यू ए बी सी भी है अपनी। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको भाई, डायरेक्शन कोसाइन मिल गया कि नहीं मिल गया। ऐसे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि 2 4 -3 क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। समझ में आ गई बात। मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं अपन इसका। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था अपना, रूट के एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, है क्या नहीं। बस अगर आप इसमें के अंदर वैल्यू पुट कर दो तो भाई एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 का स्क्वायर। सॉल्व करो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20 और 3 का स्क्वायर 9, 29, तो कितना आ गया रूट के 29 यूनिट्स। तो जो मैग्नीट्यूड आ गया। क्लियर है कि नहीं। तो अपन किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। हमने बोला इस वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो। क्यों भाई, ये वेक्टर दिया गया ना ओपी वेक्टर। बॉयज आपको इस ओपी वेक्टर का हम पता क्या कर रहे हैं, आप लोगों को हम बेस इतना अच्छा कर रहे हैं कि अभी आप इनको समझने के बाद क्वेश्चन भी देखोगे ना एग्जाम्पल, आपको खुद से समझ में आ जाएंगे। हमें मतलब अलग से सॉल्व करवाने की भी जरूरत नहीं है, हम इतने अच्छे से समझा रहे हैं आपको। शर्त इतनी चाहिए कि ध्यान से सुनो हमारी बात को और घर पर जाके एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, वरना सब निकल जाएगा दिमाग से। ठीक है, देखो अब ध्यान से। हमने क्या बोला, अगर आपको किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना, क्या निकालना, तो क्या करो, उस यूनिट वेक्टर, उस वेक्टर के अंदर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो हमने वेक्टर लिया 2 4 -3 से, क्या वेक्टर लिया था हमने, वेक्टर लिया मान लो हमने ओपी वेक्टर, या फिर इसको हम बोल रहे हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या लिया हमने 2 4 -3 है ना, तो 2i प्लस में 4j माइनस में 3k, यही था ना। हमने बोला इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो। क्या निकालो इस वेक्टर का, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्लियर। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा ए का, रूट के 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर, कितना आएगा रूट के 29 आया था कि नहीं। सो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, ए कैप किसके बराबर होगा, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो भाई ए की वैल्यू कितनी थी 2i प्लस में 4j माइनस में 3k कैप। क्लियर। अपॉन में मैग्नीट्यूड कितना है इसका, रूट के 29, तो अपॉन में कितना आ गया रूट के 29, तो सबके अपॉन में आ जाएगा। तो 2 अपॉन रूट के 29 आई कैप प्लस में 4 अपॉन रूट के 29 जे कैप प्लस माइनस में 3 अपॉन रूट के 29 के कैप। तो ये क्या हो गया, ए कैप की वैल्यू मतलब यूनिट वेक्टर अपन ने फाइंड कर लिया, पेपर में निकालने के लिए आएगा 2 नंबर में। ठीक है। तो फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर। आपको एक वेक्टर दिया, उसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना, सो उसके मैग्नीट्यूड निकाल लो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा आपको। डायरेक्शन निकालना किसी का, डायरेक्शन निकालना किसी का, तो क्या करोगे तो अभी उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। क्लियर है। अरे भाई डायरेक्शन ही तो है ये डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड बनाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट के अंदर कर दो, आंसर हमेशा बनाएगा, करके देख लेना। क्लियर, क्लियर है। ठीक है भाई। तो यहाँ से अपन ने बहुत सारी चीज़ें हमारे हिसाब से समझ ली, यूनिट वेक्टर भी समझ लिए, टाइप्स पूरे कर लो। अब बात है नेक्स्ट क्या है, बहुत सिंपल है, घर पे जाके पढ़ोगे ना थ्योरी तो आ जाएगा, तुम लोग लग रहा बहुत सिंपल है। हाँ तो इसलिए तो क्या रिवाइज करना। सुना यहाँ पे ध्यान से, गर्ल्स एंड बॉयज, को इनिशियल वेक्टर, नाम से समझ में आ रहा, इधर सुनो ध्यान से, नाम से क्लियर है, नाम क्या है, को इनिशियल वेक्टर है ना, मतलब सह इनिशियल चल रही ना, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्या होता, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। जैसे हमने एक वेक्टर बना दिया ऐसा ए बी और ए सी, क्लियर है कि नहीं। ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, क्या बोलेंगे इनको अपन, को इनिशियल वेक्टर। एक होते कोलिनियर वेक्टर, मतलब ऐसे वेक्टर जो कि आपस में पैरेलल हैं,
डायरेक्शन सेम होना जरूरी नहीं है, ध्यान ध्यान रखना। एक वेक्टर जे है और दूसरा वेक्टर जे है, दोनों पैरेलल है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता चलेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो सकता चलेगा, बस पैरेलल होने चाहिए। तो दोज वेक्टर विच आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा, उनके मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ेगा, उनका बस वो आपस में पैरेलल होने चाहिए, उनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलेंगे? नेक्स्ट होता है इक्वल वेक्टर। तो कोई भी टू वेक्टर्स हैं उनको अपन इक्वल जब बोलेंगे उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है। मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन सेम, क्या बोलोगे? इक्वल वेक्टर। तो क्लियर है ये बातें? कोई जैसे मान लो एक वेक्टर ये है 10 न्यूटन ईस्ट, दूसरा वेक्टर ये है 10 न्यूटन ईस्ट, दोनों का डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड सेम क्या हो गए? इक्वल वेक्टर हो गए। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने वेक्टर जिनको अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। क्या है भाई? किसी भी वेक्टर का नेगेटिव। तो अगर अपन ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर का उल्टा करते क्या हो जाएगा? बी ए वेक्टर, तो वो उसका नेगेटिव कहलाएगा। जैसे एक वेक्टर था ए बी, वेक्टर क्या था बॉयज? क्या देखो ध्यान से, एक वेक्टर है ए बी, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 4। क्लियर है? इसको हटा दो केवल, ये हो गया अपना ए बी वेक्टर। बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे समझो ध्यान से, तो जो ए बी वेक्टर है इसका जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी किसके बराबर होगा? पलट दो इसको, ए बी का उल्टा क्या हो जाएगा? और जैसे ही आपने बी ए किया तो साइन क्या लग जाएगा आगे? माइनस का। माइनस साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इज अपोजिट टू ए बी। किसका डायरेक्शन क्या है? ए बी से अपोजिट है। क्लियर है? सो ए बी क्या होता है याद रखना, ए बी जो है अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे, ए बी को बी ए लिखोगे, आगे साइन का आएगा? माइनस का साइन आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये याद रखना, ये कई जगह पे यूज होगा, फिजिक्स में भी यूज करते होगे आप लोग। क्लियर? ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के बी ए। इधर अब तुमको यार जाने समझो बात को। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस, ए बी इक्वल क्या होगा? माइनस बी ए। ठीक है भाई? अब आ जाओ एग्जाम्पल पे। अब अपने बेसिक जितने थे ना 10.1 के लिए वो कर लिए अपन ने। 11 की फिजिक्स हो गई। हमने अभी 12th में भी पढ़ाए थे, जब हमने पढ़ाया था ना, हाँ, तो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में भी हमने ज़्यादातर चीज़ें करवा दी थी आप लोगों को फिजिक्स में। करवाई थी कि नहीं? जुलाई में ही करवाई थी हमने, दोबारा 2 बार करवाई थी वो भी। बेसिक मैथमेटिक्स करवाई थी फिजिक्स में, है ना? समझो बात को, जानते हो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन पहले ही बता दिया था सब कुछ, मतलब बेसिक लेवल का, जैसे आपको फिजिक्स अच्छे से आया समझ में। हाँ भाई अनुराग, अब देखो ध्यान से इस वाले क्वेश्चन को देखो। वो कह रहा था वेक्टर ओपी रिप्रेजेंट ग्राफिकली, क्या लिखा? रिप्रेजेंट ग्राफिकली आ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर के डिस्प्लेसमेंट को अपन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। 30 डिग्री मतलब साउथ के वेस्ट में 30 डिग्री। तो भाई अपन ने बना दिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बन गया, डायरेक्शन हो गए। क्या लिखा? 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ के वेस्ट में। तो साउथ ये है, साउथ का ईस्ट ये हो गया, वेस्ट ये हो गया। तो साउथ के वेस्ट में 30 डिग्री का अपन ने एक लाइन बनाई और इसकी लेंथ कितनी करी? 40 किलोमीटर। क्लियर है? तो ये जो वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर क्या कर रहा? इसका मैग्नीट्यूड 40 किलोमीटर है और डायरेक्शन क्या है? साउथ ऑफ 30 डिग्री, साउथ ऑफ वेस्ट, है ना, कि वेस्ट ऑफ साउथ। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गई बात? अपन को रिप्रेजेंट करना है क्या? एक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट अपन को रिप्रेजेंट करना। बॉयज क्या रिप्रेजेंट करना? कितना डिस्प्लेसमेंट? 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब आप 40 किलोमीटर गए किस डायरेक्शन में? साउथ से वेस्ट साइड है ना, साउथ और वेस्ट के बीच में 30 डिग्री के एंगल से। जैसे मान लो यहाँ पे साउथ है और आप 30 डिग्री के एंगल में इस डायरेक्शन में जा रहे थे। क्लियर है कि नहीं? तो हमने रिप्रेजेंट करने के लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना दिए। 30 डिग्री बनाने अपन को, पढ़ो इसको, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। डायरेक्शन क्या है?
30 डिग्री बेस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ के बेस्ट में 30 डिग्री। तो अपन ने एक लाइन बना दी, इसकी लेंथ कितनी कर दी 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर इसकी लेंथ क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, डायरेक्शन हो गया 30 डिग्री बेस्ट ऑफ साउथ। क्लियर हो गया, क्यों भाई क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर और वेक्टर। अपन को बताना भाई कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। बताओ 5 सेकंड स्केलर है क्या वेक्टर है, टाइम को बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी हो गई। ये वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या होती, एक स्केलर क्वांटिटी होती, डायरेक्शन की जरूरत है क्या वॉल्यूम में। दस न्यूटन क्या है ये, फोर्स, फोर्स क्या होता 30 किलोमीटर पर आवर, क्या है स्पीड है, स्पीड क्या होती है स्केलर क्वांटिटी। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है, ग्राम मतलब मास, सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी होता ना। तो भाई ये क्या हो गया अपना डेंसिटी, स्केलर, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी क्योंकि डायरेक्शन दिया गया, अगर डायरेक्शन नहीं होता तो स्पीड हो जाती, तो वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन देखो, अपन को इस डायग्राम को देख के बताना है, समझो बात को ध्यान से, हमने बेसिक इतने अच्छे से बता दिए, सब कवर हो जाएगा आप लोगों का, ध्यान से देखना। विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर इक्वल कोइनिशियल, कौन से वेक्टर कोलिनियर हैं, कौन से वेक्टर इक्वल हैं, कौन से वेक्टर कोइनिशियल हैं। सबसे पहले देखो कोलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं, दोज वेक्टर विच आर पैरेलल, ऐसे वेक्टर जो कि पैरेलल है उन्हें क्या बोलोगे कोलिनियर वेक्टर। अब बताओ पैरेलल कौन कौन है, ए और सी पैरेलल है और ए और डी पैरेलल भी है, क्लियर है। तो ए एंड सी भी कोलिनियर है, ए और डी भी कोलिनियर है, और सी और डी भले ही साथ में लेके लेकिन है तो पैरेलल। अगर डी वेक्टर को यहाँ पे कर दो, फ्री वेक्टर्स होते हैं ना आगे पीछे मूव कर सकते पैरेलली अपन, तो भाई डी वेक्टर को यहाँ पे ले आओगे तो डी और सी भी क्या हो गए कोई नहीं कोलिनियर वेक्टर। डी वेक्टर यहाँ पे लिखा है, इसको यहाँ कर दो डायरेक्शन सेम रहेगा, पैरेलल नहीं है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अब पैरेलल नहीं है क्या, हमेशा पैरेलल रहेगी क्या नहीं रहेगी, अगर हम इसको घुमा नहीं रहे, अगर हम इसको फोल्ड नहीं कर रहे, देखो अभी भी पैरेलल है, अभी पैरेलल, हमेशा पैरेलल रहेगी, साथ में कर देंगे तो अभी पैरेलल रहेगी ऐसी। तो ऐसे देखो सी और डी डायरेक्शन तो देखो कैसे हैं, ये दोनों सी डी पैरेलल हैं आपस में, ए सी आपस में पैरेलल हैं और ए डी आपस में पैरेलल हैं, तो ए और सी भी कोलिनियर वेक्टर हो गए, ए और डी भी कोलिनियर वेक्टर हो गए, सी और डी भी कोलिनियर वेक्टर हो गए। तो कोलिनियर वेक्टर कौन कौन से हैं, ए सी डी क्या हो गए, तीनों के तीनों कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। इक्वल वेक्टर कौन है, इक्वल वेक्टर कौन है, दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड आर इक्वल, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है। तो देखो ए और सी इनका डायरेक्शन भी सेम है, इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे हैं इक्वल, तो लिख दिया भाई ए इक्वल वेक्टर कौन है ए एंड सी। अब बताना कोई इनिशियल वेक्टर, तो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है उनको अपन क्या बोलते हैं कोई इनिशियल वेक्टर। तो किन का इनिशियल पॉइंट सेम है, देखो इनिशियल पॉइंट डी का भी यही है, सी का भी यही है और बी का भी यही है, तो भाई बी सी डी तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, मतलब बी सी डी वेक्टर क्या हो गए कोई इनिशियल वेक्टर हो गए। क्लियर है, क्लियर है। अब आ जाओ एक्सरसाइज 10.1 के ऊपर। बात नहीं बॉयज, हाँ भाई कीप साइलेंस, समझो बात को ध्यान से यहाँ पे, बोलो क्या कह रहे हैं, ए और बी ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट कॉमन होगा, ऐसे वेक्टर जिन विच हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, रिप्रेजेंट ग्राफिकली 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर है, तो डायरेक्शन बना लो, डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। अरे यार चुप रहो, यहाँ पे देखो ध्यान से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या बोला उन्होंने,
रिप्रेजेंट ग्राफिकली आ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा अनुराग रेहान, बात नहीं करना अब। 40 किलोमीटर हो रहा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ के ईस्ट में, मतलब नॉर्थ के ईस्ट में, नॉर्थ के ईस्ट में कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो ओपी वेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओपी वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर है कि नॉर्थ के ईस्ट में डिस्प्लेसमेंट बन गया। एग्जाम्पल को देख के कर लेना, बिल्कुल सेम वैसा ही है। क्या लिख दोगे, वेक्टर ओपी वेक्टर रिप्रेजेंट 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, represent a displacement of 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ऐसे लिखा था ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर, ओपी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, अपन ने बना दिया, ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, अब अपन को क्लासीफाई करना है कि कौन से भाई स्केलर क्वांटिटी है, कौन से वेक्टर क्वांटिटी है, आप बता सकते हैं। अब 10 किलोग्राम मास है, मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 2 मीटर जा रहे, तो डायरेक्शन भी है और डिस्प्लेसमेंट भी दिया गया, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। 40 डिग्री क्या है ये, एंगल क्या होते, स्केलर होते कि वेक्टर होते, बोलो भाई, एंगल क्या होंगे, इसका मैग्नीट्यूड नहीं है ना यहाँ पे, केवल डायरेक्शन दिया, क्या हो जाएगा जी, स्केलर क्वांटिटी होगा। एक बार चेक करना जरा आंसर शीट में क्या लिखा, देखो उसका 40 वॉट पावर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, करो चेक। ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्पीड, स्केलर एक्सेलरेशन है ना, 20 मीटर नहीं, ये 20 मीटर पर सेकंड, इसका ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन है क्योंकि। क्लियर भाई, क्लासीफाई द फॉलोइंग क्या है बताओ, देखो क्या है ये, थर्ड वाला, सेकंड का थर्ड, देखो यहाँ पे क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। टाइम पीरियड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस भी, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, वर्क डन क्या होता, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस होता ना, डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, और डॉट हमेशा स्केलर होता है। ठीक है भाई, अब अपन को इस वाले फिगर के अंदर बताना है कि कौन भाई, देखो ध्यान से एक बार आंसर शीट में मिला लेना जो भी आप लोग करो, ठीक है। एक स्क्वायर है, अपन को आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर, अपन को बताना कि को इनिशियल वेक्टर कौन कौन से हैं। रेहान क्या करना, पढ़ना नहीं है आपको, बात नहीं करना बिल्कुल भी अब, ठीक है ना। को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है, ए एंड डी, क्या लिख दोगे, ए एंड डी, इनके अलावा तो नहीं है ना किसी का इनिशियल पॉइंट कॉमन। इक्वल वेक्टर कौन है, देखो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है, और स्क्वायर है तो अपोजिट साइड इक्वल तो होती है, तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो गया, तो बी और डी क्या हो गए। अच्छा ऐसे कैसे हो गया, ए और सी, देखो डायरेक्शन सेम है क्या, हाँ बोलो, क्या बोला हमने, बी एंड डी, हाँ बोलो। इसका एरो इधर है, इसका एरो इधर है, सी पे तो ऐसे ही लगेगा, वो तो वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हाँ बोलो क्या, को इनिशियल वेक्टर जे और जे, ए और डी, ए और डी तो लिखा है, ए और बी, देखो तो गलत लिखा उसमें। को इनिशियल समझो ना, को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या है, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। तो भाई इनिशियल पॉइंट तो केवल और केवल किसका सेम है, देख लो एक बार, ए और डी का सेम है, बाकी ए और बी का सेम कहाँ से है, ए और बी का तो इसका फाइनल पॉइंट है, इसका इनिशियल पॉइंट है, तो इनका पॉइंट है, तो ए और डी आएगा इसका। हो सकता है मिसप्रिंट हो उसमें, ठीक है। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर होने चाहिए मतलब पैरेलल होने चाहिए, लेकिन इक्वल नहीं होने चाहिए। तो देखो जे भी पैरेलल है,
लेकिन ये इक्वल है, बी और डी क्या है, इक्वल है, तो इक्वल ही होने चाहिए, मतलब इनको छोड़ दो, ए और सी आपस में पैरेलल मतलब कोलिनियर होगा लेकिन इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए एंड सी, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो भाई इक्वल नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इक्वल नहीं है, तो अपन को चाहिए इक्वल ना हो कोलिनियर हो, तो पैरेलल तो है, सो ये लिख दिया अपन ने। अपन को बताना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ए एंड माइनस के ए आर कोलिनियर, ए का मतलब जैसे मान लो अगर ये वेक्टर ए है तो माइनस से क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट कर दो, डायरेक्शन ही तो अपोजिट होगा लेकिन होंगे तो पैरेलल आपस में, तो ये वाला भाई हो गया ट्रू, ठीक है भाई, क्लियर है। टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्या दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये, इनके दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है, डायरेक्शन भी, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन मतलब अपोजिट हो सकता है डायरेक्शन, क्लियर है कि नहीं, आगे ना बात समझ, इसका इधर है तो इसका इधर हो सकता, ठीक है, तो इनको अपन, तो ये फॉल्स हो गया सेकंड वाला। दो वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल आर कोलिनियर, वो कह रहे हैं कोई भी दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है वो कोलिनियर होंगे, जरूरी नहीं है, एक वेक्टर ये है 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर ये है 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं है, तो क्या ये कोलिनियर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, फॉल्स हो गया। आगे बोला उन्होंने टू कोलिनियर वेक्टर मतलब पैरेलल वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या वो इक्वल हो सकते, नहीं हो सकते इक्वल, क्यों, क्योंकि भाई कोलिनियर है मतलब पैरेलल हो गए, लेकिन और मैग्नीट्यूड ही तो सेम है, डायरेक्शन सेम थोड़ी है, जैसे मान लो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ये वेक्टर मान लो ए हो गया, ये वेक्टर क्या हो गया माइनस के ए हो गया, दोनों वेक्टर कोलिनियर है, दोनों का मैग्नीट्यूड ए और ए मतलब बराबर है, लेकिन ये क्या है अपोजिट है, डायरेक्शन सेम नहीं है इसलिए इक्वल नहीं होगी, तो ये वाला क्या हो गया फॉल्स हो गया, तो सिक्स्थ वाला भी क्या है फॉल्स। थर्ड वाला उन्होंने बोला कि दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के कोलिनियर हो सकते क्या, तो भाई दो वेक्टर ले लो सेम मैग्नीट्यूड के, दो वेक्टर है मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन सेम थोड़ी है, कोलिनियर के लिए वेक्टर पैरेलल होने चाहिए, एक वेक्टर ये है 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, 10 न्यूटन का फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, तो क्या ये वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, क्या ये पैरेलल है आपस में, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, तो हमें ये बोल रहा है हमेशा, तो फॉल्स हो गया, ठीक है भाई, ठीक है, तो अब अपन को समझना है, ठीक है, समझ लो बात को, वो तो बिल्कुल बेसिक सी एक्सरसाइज थी हमने, क्योंकि बेसिक आप लोगों की पूरी जो है ना पिलर बन चुके हैं, नींव भर चुकी है, अब केवल समझना है, सुनो यहाँ पे बॉयज ध्यान से, अब अपन को समझना है एक छोटा सा रूल जिसको अपन क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, कि आप दो वेक्टर को बॉयज दो वेक्टर्स को आप ऐड कैसे करोगे, तो कोई भी दो वेक्टर्स होते उनको अपन ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, देखना वीडियो चालू है देखो एक बार, हाँ, तो कोई भी दो वेक्टर्स होते उनको अपन ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, बॉयज सुनो यहाँ पे ध्यान से, कोई भी दो वेक्टर्स को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, इसके लिए नियम होते, क्लियर है, सबसे पहला नियम होता ट्राइंगल लॉ, क्या होता, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या होता भाई, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब आपको ऐड करके दिखाएंगे, और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक और क्या होता पैरेललोग्राम लॉ ऑफ तो अपन वेक्टर एडिशन में दो नियम को समझ रहे हैं बॉयज, ठीक है, अगर आपको कोई भी दो वेक्टर्स को ऐड करना, एक वेक्टर मान लो ये है और दूसरा वेक्टर मान लो ये है, हाँ बोलो, कितने टाइम में, ठीक, देखो यहाँ पे ध्यान से, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है बी है, आपको इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना भाई बॉयज ऐड करना, तो अगर आप ट्राइंगल लॉ से करेंगे, हम देखो सेम वेक्टर को पैरेललोग्राम लॉ से भी ऐड करके दिखाएंगे, बॉयज समझो यहाँ पे ध्यान से, हम देखो अपने पास दो वेक्टर हैं ए और बी, कितने वेक्टर हैं ए और बी दो वेक्टर हैं, अपन को इन दोनों वेक्टर को ऐड करना रेहान, तो अपन कैसे करेंगे, अगर अपन इनको ट्राइंगल लॉ से करते हैं, ट्राइंगल लॉ कहता है कि आप एक के इनिशियल पॉइंट को दूसरे के टर्मिनल पॉइंट से मिला दो, ऐड कर दिया आपने, ये फ्री वेक्टर्स होते हैं, इनको आप ऐसे पैरेलली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं,
तो बातें कर रही, ध्यान से सुना है ना यहाँ पे कि भाई कौन से सर आ रहा है, क्या आ रहा है, तुमको पहले जानकारी चाहिए सारी। यहाँ पे जो हम समझा रहे हैं वो नहीं सुनना। कोई भी दो वेक्टर हैं, आपको इनको प्लस करना, डायरेक्टली प्लस नहीं करेंगे। अगर अपन ट्राइंगल लॉ लगाते हैं तो अपन को हेड से टेल को मिलाना पड़ेगा, मतलब इनिशियल पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट से मिला दो। क्लियर है? मिला दिया आपने। उसके बाद इन एक साइड ये हो गई ट्राइंगल की, दूसरी साइड ये होगी। अब यहाँ पे बना दो तीसरी साइड, तो ये जो थर्ड साइड होगी ट्राइंगल की, ये क्या देगी आपको, a प्लस बी की वैल्यू देगी। क्लियर है? मतलब रिजल्टेंट देगी आपको। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो a प्लस, इन दोनों को प्लस करने पे क्या आ जाएगा भाई, थर्ड साइड जो होगी, ये थर्ड साइड किसके बराबर होगी, a और b के प्लस के बराबर होगी। डायरेक्शन मिलेगा इस तो इससे अपन को, इन दोनों वेक्टर को प्लस करने पे तो डायरेक्शन मिलेगा। मैग्नीट्यूड हम निकालने का तरीका बता देंगे आपको भी फॉर्मूले से। क्लियर? इतनी बात क्लियर? दूसरा, अगर वेक्टर अगर अपन पैरेललोग्राम लॉ लगा रहे तो अपन क्या करेंगे, टेल से टेल मिलाएंगे, मतलब इनिशियल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट मिलाएंगे। इस प्रकार से मिला दिया। क्लियर? टेल से टेल मिला दी। आगे वाला हेड, पीछे वाली क्या होगी, टेल। ठीक है ना? पैरेललोग्राम लॉ के अंदर आप टेल से टेल मिलाओगे। अब क्या होगा भाई, अब यहाँ पे आप इसको एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना दो। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, बन गया पैरेललोग्राम। जैसे ही आप इसको इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाओगे तो इसका जो डायगोनल होगा, क्या डायगोनल अगर आप बनाओगे तो डायगोनल क्या देगा आपको, रिजल्टेंट देगा इन दोनों वेक्टर को प्लस करने पर। मतलब डायगोनल होगा वो किसके बराबर होगा, a प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा रिजल्टेंट। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो हमेशा जो डायगोनल किसके बराबर होगा, अगर आप पैरेललोग्राम लॉ लगाते हो तो जो डायगोनल होगा वो किसके बराबर होगा। ठीक है ना? ये इसका डायगोनल है। कोई डाउट किसी को? ये हो गई इसकी थर्ड साइड, ट्राइंगल की थर्ड साइड क्या दे रही है अपन को, रिजल्टेंट दे रही। यहाँ पे ट्राइंगल की थर्ड साइड, यहाँ पे डायगोनल क्या दे रहा है अपन को, रिजल्टेंट देगा। क्लियर है भाई क्या नहीं? कोई डाउट किसी को? ठीक है भाई, समझो आगे। एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। जैसे अपन चाहे बगल वाले को देखो यहाँ पे ध्यान से, चाहे अपन 2+3 करो चाहे 3+2 करो, आंसर 5 आता नॉर्मल नंबर्स के अंदर, रियल नंबर्स के अंदर। वेक्टर्स के अंदर भी क्या होता, a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है। एडिशन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई में अगर आप करोगे तो ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता। ठीक है ना? आपने दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है दो प्रकार का होता। ठीक है? एक होता का नाम वेक्टर प्रोडक्ट, एक होता अपना डॉट प्रोडक्ट, समझाएंगे आगे। ठीक है भाई, प्रॉपर्टी देखो, पहली प्रॉपर्टी, अब आज नहीं, सुन लो जरा 2 मिनट, प्रॉपर्टी कल बता देंगे। ठीक है? कोई बात नहीं, बहुत पढ़ा दिया तुम लोगों को। चलो एक काम करो, आज के लिए इतना ही। ठीक है? अपन इसके आगे कल करेंगे, बहुत सारा हो गया काय के हैं। हंस इसलिए रहे हम, नहीं हम हंस इसलिए रहे कि तुम लोगों को बहुत सारा पढ़ा दिया हैं, तो पढ़ना ही पड़ेगा।